ये बताएगा आसिफ साहब, ये जो सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, टिकटॉक भी है, कुछ लोग तो बिल्कुल इसको पसंद नहीं करते हैं, इसको इस्तेमाल करने के लिए कौन सी ऐसे एहतियाती स्टेप्स हैं, कौन से ऐसे इक़दाम हैं जो एक नॉर्मल यूज़र को लेने चाहिए? हाँ जी, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये वो चीज़ है जो लोगों को बतानी चाहिए कि आपने जब भी सोशल मीडिया यूज़ करना है, यूज़र के ये दिमाग में होता है कि वो अपने ड्राइंग रूम में या बेडरूम में बैठा हुआ है या अपने घर में बैठा हुआ है, उसको कोई नहीं देख रहा। ये दिमाग में बिठा लें कि आपने जो ही इंटरनेट को कनेक्ट किया, आप दुनिया के साथ कनेक्ट हो गए और आप पे इतने लोगों की नज़र है जो आपको नहीं पता। उसको इस तरह से आपने यूज़ करना है कि जैसे लोग आपको देख रहे हैं, तो फिर आप उसको सही यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, लाइक्स के पीछे बच्चे भागते हैं कि मेरे इतने लाइक्स हो गए, उसके लिए जिसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई आपने उसको फ्रेंड बना लेना है। अनलिमिटेड लोगों को फॉलो करते जाना है जी, फॉलो बैक मिलेगा। ट्विटर की बात अगर करें, इंस्टा पे लाइक्स के लिए आप भागते हो, कोई भी ऐप होती है, होता ये है कि इस पे फ्रेंड्स उनको बनाएं जिनको आप जानते हैं, तो आप सोशल मीडिया सुकून से यूज़ कर सकते हो। अगर आपने देखें, इसमें एक हैक करने के लिए एक होता है कि अगर तीन जो हैं वो लोग, तीन प्रोफाइल्स आपकी फेसबुक के साथ एसोसिएट हो गई एज फ्रेंड, आपका आईडी वो हैक कर सकते हैं। अगर वो किसी एक बंदे ने ही बना के तीन प्रोफाइल से आपको एज फ्रेंड ऐड कर लिया, इसका मतलब है कि आपको अननोन बंदे को फ्रेंड ऐड नहीं करना चाहिए। वो कैसे हैक हो सकती है? वो इस तरह से हैक हो सकती है कि आपने शायद फीचर देखा होगा 3 ट्रस्टेड फ्रेंड्स का या 5 ट्रस्टेड फ्रेंड्स। फेसबुक में एक फीचर है, वो अकाउंट रिकवरी के लिए। एक बंदा आपके अकाउंट के साथ अपने 3 आईडीज़ एज फ्रेंड ऐड कर लेता है, वो आपकी अकाउंट की रिकवरी कर सकता है। अब ऑन एयर ये बताना कि किस तरह से कर सकता है, ये वैसे क्राइम को रोकने की बजाय बढ़ाने वाली बात होगी, वो मैं आपको ऑफ एयर बता दूंगा। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या होती है कि आपने कोई भी चीज़ अपलोड जब आप करते हैं, कस्टमाइज़ नहीं करते हम लोग। फैमिली की पिक्चर्स अपलोड कर दी और उनको पब्लिक कर दिया लाइक्स लेने के लिए, आप वो उसमें से उनको कॉपी करके लोग और अपने उसको कमेंट्स के साथ पब्लिश कर देते हैं, आपकी फेक प्रोफाइल बना देते हैं। वो तस्वीरें जो फैमिली की तस्वीरें हैं, उनको कस्टमाइज़ करना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि वो किसको दिखा सकते हैं आप और किसको नहीं दिखा सकते। इसी तरह से वीडियोज़, आपकी पर्सनल वीडियोज़। दूसरी चीज़, जब भी आप एक तो पासवर्ड होता है, पासवर्ड जब आप लगाते हैं अपनी प्रोफाइल का, किसी भी अकाउंट का, वो आई लव पाकिस्तान, पेप्सी, मेरा बेटा हसन है, हसन, आई लव हसन, जो भी शुरू करेगा वो यहाँ से शुरू करेगा, या मेरा मोबाइल नंबर। अक्सर लोग ये पासवर्ड रख लेते हैं। पासवर्ड ऐसा होना चाहिए कि जिसमें स्पेशल कैरेक्टर्स भी हों, जैसे क्वेश्चन मार्क है, नंबर साइन है, और उसमें नंबर्स भी होने चाहिए 1 to 0 to 9। कोई मुश्किल से मुश्किल की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल 2-3 कैरेक्टर्स रखें, ABC कोई से भी, ABC डेफिनेटली नहीं होगा, A to Z के दरमियान में कोई से भी रैंडमली रखें, 1-2 नंबर्स रख लें और नंबर्स के दरमियान में आप क्वेश्चन मार्क या वो उनमें से लगा लें। आपका पासवर्ड जो है वो रादर सिक्योर होता है। पासवर्ड ऐसा रखें और अपने अकाउंट को 2 फैक्टर वेरिफिकेशन कोड वो लगाएं। इसके बारे में भी सेटिंग्स के अंदर, जो कोई भी ट्विटर हो, इंस्टा हो, फेसबुक हो, इवन व्हाट्सएप है, इसमें भी वो दी हुई है ऑप्शन कि 2 फैक्टर वेरिफिकेशन कोड का ये होता है कि आपने अपना पासवर्ड दे दिया, उसके बाद वो कोड मांगती है डिवाइस। कोड आप देते हैं, कोड आपकी सिम पे आता है, वो देते हैं वहाँ पे, तो फिर लॉगिन करता है, तो वो एक और स्टेप हो जाता है सिक्योरिटी में। ये इसको अनेबल करें, बहुत ज़रूरी होता है कि पासवर्ड चोरी भी हो जाता है तो आप वहाँ से बच जाते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप करके अपना, लोगों ने अपना ईमेल एड्रेस भूल जाते हैं। अब मेरा फेसबुक जिस ईमेल के साथ एसोसिएटेड है, जिस ईमेल के ज़रिए मैंने फेसबुक बनाया, मुझे वो भूल जाता है, उसका पासवर्ड भूल जाता है। कल को कोई मसला होता है, मैं रिकवर नहीं कर सकता। तो ये वो चीज़ें हैं। और एक और चीज़, जाते जाते, अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो कभी सही ना दें इसके अंदर।
अच्छा, जब आप अकाउंट बना भी रहे जब अकाउंट बना रहे हैं डेट ऑफ बर्थ सही ना लिखें, इससे भी आपका अकाउंट जो है वो हैक किया जा सकता है, उसको सिक्योर किया जा सकता है। अच्छा, और मैं हमेशा ये समझती थी कि अगर आप गलत डेट ऑफ बर्थ देंगे तो आप एक क्राइम कर रहे हैं। नहीं, क्राइम नहीं होता। देखें यहाँ पे ये होता था, मैं अगर आसिफ इकबाल की बजाय किसी और फेक प्रोफाइल से जाके ऑपरेट कर रहा हूँ, या ट्विटर पे मैंने आईडी, ट्विटर पे तो ज़्यादा लोगों के फेक नाम से आईडीज़ होते हैं। उसकी वजह यह है कि ट्विटर की पल्स ही और है बाकी सोशल मीडिया से। तो पहले मैं समझता था कि लोगों को अपने नाम से आईडी बनानी चाहिए, लेकिन अब ख़ास तौर पे वो लोग जो ख़वातीन हैं, फीमेल्स हैं, उनके लिए बड़ा मसला बन जाता है कि उनको अपनी आइडेंटिटी ज़ाहिर करना पड़ती है। उनके लिए बहुत सारे मसाइल होते हैं ट्विटर के ऊपर या दूसरे सोशल मीडिया के ऊपर। तो वो अगर फेक प्रोफाइल या फेक नाम से भी अगर उन्होंने सोशल मीडिया यूज़ करना है तो मेरा ख्याल है उसमें कोई हर्ज नहीं। हाँ, बट किसी को इंटेंशनली अगर कोई आसिफ इकबाल या फ़ायज़ा दाऊद के नाम से बनाएगा तो वो क्राइम कर रहा है, वो नहीं बनाना चाहिए। मतलब कि ये क्लियर होना चाहिए कि आपकी जो वो, अगर आप एक फेक डीपी बना रहे हो, उसका पर्पस क्या है, उसकी वजह क्या है? जी बिल्कुल। किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए या सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करने? किसी को किसी फेक नाम, आसिफ के नाम से, वैसे मेरी डीपी ना लगी हो, आसिफ के नाम से प्रोफाइल हो तो नहीं, किसी को भी इशू नहीं होगा, किसी आसिफ को इशू नहीं होगा। अगर मेरी डीपी लगा के आसिफ इकबाल और ये प्रिटेंड किया जाए कि वो बंदा मैं हूँ, तो फिर तो डेफिनेटली क्राइम है वो। अच्छा, इसी से रिलेटेड मैं ट्विटर पे बहुत सारी ऐसी प्रोफाइल्स देखती हूँ कि नाम तो कुछ और है, लेकिन जैसे उन्होंने किसी सेलिब्रिटी की पिक्चर लगाई दी है, तो ये किस ज़िम्रे में आता है? वो जो अक्सर लोग प्यार से भी लगा देते हैं, फॉलोअर्स भी होते हैं। अब आजकल प्राइम मिनिस्टर की पिक्चर लगी हुई है, हमें पता है कि उसका पर्पस क्या है। लोग अपनी एफिलिएशन, अपना एक नज़रिया शो कर रहे हैं कि हम इस नज़रिए के साथ हैं, तो इसमें तो कोई इशू नहीं होता कि बहुत सारी हाँ इस तरह के भी लोग आइडेंटिफाई हुए, पकड़े गए कि जो प्रिटेंड कर रहे थे किसी सेलिब्रिटी के नाम से कि मैं वो हूँ, और लोगों से उन्होंने पैसे भी लिए, फीमेल्स के फ़ोन नंबर लेके उल्टी सीधी बातें भी उन्होंने की, फीमेल्स को ब्लैकमेल भी किया, और इस तरह के लोग आइडेंटिफाई हुए भी और पकड़े भी गए। और लोगों के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि हर अकाउंट को ये ना समझें कि ये उसी सेलिब्रिटी का अकाउंट है, उसको वेरीफाई करना ज़रूरी है। आसिफ साहब, थोड़ी देर पहले आपने बात की थी ना किसी की पिक्चर लेकर तो उसको फेक फोटोशॉप कर लें, कोई और तस्वीर उस पर लगा दें, तो उसी से रिलेटेड मैं कितनी दफ़ा देखती हूँ कि मजाक के लिए या किसी का तमस्खर उड़ाने के लिए किसी की फैमिली पिक्चर ले ली ट्विटर पे ख़ास तौर पे, या किसी इंसान की कोई ऐसा वो कोई काम कर रहा है जिसका आप वो कोई ह्यूमरस कोई चीज़ लिखना चाहते हैं, तो ये किस में आता है? मतलब दिस इज़ नॉट अ क्राइम, लेकिन आप किसी की पिक्चर लेकर तो आप उस पर एक आप उसको मजाक बनाना चाह रहे हैं या उसको टॉन्ट कर रहे हैं, या किसी पॉलिटिकल पार्टी का हम ये देखते हैं, ये किस कैटेगरी में आता है? देखिए, अगर तो किसी इंडिविजुअल के साथ ये किया जाएगा तो ये डेफिनेटली क्राइम है। ये जिस तरह आप कह रही हैं ना कि पिक्चर किसी की लगा लें उसकी मर्ज़ी के बगैर और उसके बाद उसको डिफेम किया जाए, ये सेक्शन 20 में आता है, जो कि सबसे ज़्यादा होने वाला क्राइम है पाकिस्तान के अंदर। लास्ट ईयर 37,000 के करीब वो कंप्लेंट्स थी जो सिर्फ सेक्शन 20 के ज़ुमरे में आती हैं। यानी उसमें क्या होता है कि किसी को डिफेम करने के लिए आप उसके बारे में कमेंट्स लिख दें, आप उसको मैसेजेस कर दें, आप उसकी कोई चीज़ पब्लिक कर दें, उसकी तस्वीर लगा दें, तो वो सेक्शन 20 में आता है। और अगर उसमें हरासमेंट का एलिमेंट हो तो वो सेक्शन 24 है, साइबर स्टॉकिंग। ये क्राइम है, ये जो आप बात कर रही हैं ये बिल्कुल क्राइम है। और जनरली जो पॉलिटिकल पार्टीज़ या दूसरे किसी के ख़िलाफ़ अगर इस तरह की कोई बात की जाती है, अगर उनको एतराज़ होगा किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो डेफिनेटली उस पे भी इंक्वायरी की जा सकती है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा और ज़रा एक और संजीदा मसले की तरफ आते हैं कि जो ऑनलाइन फाइनेंशियल क्राइम्स हैं वो किस नौइयत के होते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है? जी, फाइनेंशियल क्राइम्स जो हैं वो 2019 से उनके उसमें तेज़ी आई है। आपको किसी को भी कॉल आती है कि मैं हसास इदारे से बात कर रहा हूँ
और आपका जो है ना वो टेररिज्म में आपका या आपका अकाउंट जो है वो बैंक अकाउंट जो है वो क्वेश्चनड है, आप उसकी वेरिफिकेशन दें, उससे सारी इन्फॉर्मेशन ले लेता है वो बेसिकली कोई हसास इदारे का बंदा नहीं होता, फ्रॉडस्टर्स जो इन्फॉर्मेशन लेके उससे अमाउंट ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये होता है। एक और कॉल आती है, जी आपकी गाड़ी निकल आई है, जी आपकी करोला कल्टस निकल आई गाड़ी, और आप अपनी इन्फॉर्मेशन दें, और फिर उसके बाद उनको कहते हैं कि जी आप ये पोर्ट पे आ गई है, शिपिंग के पैसे दे दें, कस्टम के पैसे दे दें। वो 20-20, 30-30 हज़ार करके 18 से 20 लाख तक भी निकलवाए उन्होंने लोगों से। ये वाला फ्रॉड बहुत ज़्यादा होता है। एक और चीज़ आजकल जो चल रही है, कॉल आई आपका बच्चा जो है वो पुलिस के पास है और वो वायरलेस चल रही होती है पुलिस की, और इस तरह से इसमें लोग अपनी उनको इजी पैसा या दूसरे किसी भी मोड से पैसे भिजवा देते हैं। बैंक अकाउंट की डिटेल जो है वो नहीं देनी कॉल पे। अगर आपको नंबर शो हो रहा हो बैंक का, हेल्पलाइन का, वो जैसे वो 111, 222 और 123 टाइप नंबर होते हैं, ये कॉलर आईडी स्पूफिंग होती है। मोबाइल के ऊपर एक सॉफ्टवेयर होता है, उसमें वो नंबर लगा लेते हैं, वही नंबर आपको जाएगा। तो ये बेसिकली इंटरनेट जनरेटेड कॉल होती है। तो ये वो क्राइम है जो बहुत ज़्यादा हो रहा है। लोगों को ये बताना ज़रूरी है। ये रोज़ की कंप्लेंट्स हैं आज भी, क्या आपको बैंक से आए किसी हसास इदारे का कोई मुलाजिम ऑफिसर बन के कॉल करे या कोई भी आपसे इंफॉर्मेशन ले बैंक की, आपने नहीं देनी। तो फिर और वो अगर इंसिस्ट करें, मतलब लोग फ़ोन पे देनी नहीं, आपको नहीं देनी। देखिए कोई इदारा लेता ही नहीं है, लेने का मजाज ही नहीं है। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि जी हम स्टेट बैंक से बात कर रहे हैं, आपका ये जो अकाउंट है ये इसमें ट्रांजैक्शंस हुई हैं। अगर किसी के अकाउंट में, बल्कि वो खुद ही पूछ लेते हैं, बंदा परेशान हो जाता है। वो कहता है जी बड़ी ट्रांजैक्शन हुई, वो कहता है मेरे तो यार 10 लाख की ट्रांजैक्शन। कहता है जी वही तो हम देखना चाह रहे हैं कि वो पैसे यहाँ पे वो टेररिज्म के हवाले से आपके पास आए, फैटफ के हवाले से आए। तो ये वो चीज़ें हैं जो लोगों को, इस पे सिर्फ एक चीज़ वो कर सकती है, अवेयरनेस। ये लोगों को जितनी ज़्यादा अवेयरनेस हम दे देंगे उतने ही लोग विक्टिमाइज होने से बच जाएंगे इसका। मतलब कि कोई भी फ़ोन कॉल, कोई भी मैसेज पे अपनी तफसील बिल्कुल ना दें, बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। और कोई इदारा नहीं लेता आपसे। इदारे को क्या ज़रूरत पड़ी है कि आपको फ़ोन करके पूछे कि जी आपके ये आपकी, अच्छा वो बता क्या रहे हैं जी आपका ये नाम है, आपकी ये। हमारे यहाँ पे फ़ायदा एक और भी मसला है, हमारे यहाँ पे कहीं ना कहीं लीकेज होती है इंफॉर्मेशन की। कि मेरी अगर इंफॉर्मेशन नादरा के पास स्टोर्ड है, मेरी इंफॉर्मेशन किसी बैंक के पास स्टोर्ड है, तो वो कैसे जाती है किसी के पास? वो कहीं ना इंटरनेट की कुछ वेबसाइट्स हैं, वो पकड़े भी गए बहुत सारे लोग। साइट्स पे इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं अवेलेबल होती है जो कि नहीं होनी चाहिए। इस पे बहुत सारा काम करने वाला है। ये बताएगा आसिफ साहब, अब हम ये सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, तो मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर मैंने सुना है बहुत दफ़ा आपने बात की है, अपना पुराना मोबाइल फ़ोन अगर हम बेचने जाते हैं तो क्या उसको बेचना चाहिए या मोबाइल फ़ोन अपने पास ही रख दें, उसको घर में कहीं मिट्टी में दफना दें? क्या करें पुराने मोबाइल फ़ोन का? देखिए अगर आप अफोर्ड करते हैं और फ़ोन पुराना है तो कोशिश करें ना बेचें। अगर एंड्रॉयड है और बेचना ज़रूरी है, उसको फैक्ट्री रीसेट किया जाता है, उसके अंदर ऑप्शन होती है सेटिंग्स में, उसको फैक्ट्री रीसेट करें, फिर उसके अंदर डाटा स्टोर करें। ये गाने वाने जो हैं वो क्योंकि बड़ा साइज़ का डाटा होता है, उसमें गाने वाने भर के जब उसकी मेमोरी फिल हो जाए फिर उसको फैक्ट्री रीसेट करके सेल कर दें, फिर कुछ नहीं होगा। अदरवाइज़ जो पुराने मॉडल्स थे, इवन उनको फैक्ट्री रीसेट भी आप कर लेते थे, फिर भी उसके अंदर कहीं ना कहीं डाटा जो है वो रिकवर हो जाता है। अक्सर लोग बात करते हैं कि जी आपको 6 दफ़ा वो करना चाहिए, उस पर डाटा ओवरराइट करना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि इतनी ज़रूरत नहीं होती। ये कोई डाटा जो है ये एटॉमिक वॉरहेड का डाटा नहीं है कि उसको आप 6 दफ़ा उसको करें ताकि वो, कि आप सिंपल एक मोबाइल, आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी पिक्चर्स, आपकी वीडियोस, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट वो किसी के पास नहीं जानी चाहिए। तो उसके लिए ये काफ़ी है कि अगर आप अपनी उसको फैक्ट्री रीसेट करते हैं। अभी जो नए मोबाइल आए हैं, एंड्रॉयड हैं या आईफोन है, इसको जब आप फैक्ट्री रीसेट कर लेते हैं
तो उसके बाद ज़रूरत ही नहीं पड़ती दूसरी दफ़ा, इवन उसको ओवरराइट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ये अभी वाले जो नए मॉडल्स हैं। लेकिन फिर भी एहतियाती तौर पे उसके ऊपर जो है वो कोई डाटा ओवरराइट करके, मेमोरी फिल करके फिर उसको बेच दें, फिर कुछ नहीं होगा। और एक और चीज़, अक्सर लोग अपने मोबाइल्स बेच देते हैं, डाटा शाटा उड़ा देते हैं, लेकिन उनका गूगल भी कन्फिगर्ड होता है, उनकी फेसबुक भी कन्फिगर्ड होती है, उनके जितने भी उनके ऐप्स हैं वो कन्फिगर्ड होती हैं, और वहाँ से वो भूल जाते हैं बेसिकली, उनको डिटैच नहीं करते अपने डिवाइस से। तो ये भी लोगों को बताना ज़रूरी है कि ये जो है ये डिटैच करना ज़रूरी है, आपने देखना है उसको, फिर उसके बाद सेल आउट करें। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी जो मेरे साथ खुद हुआ। इंस्टाग्राम पे किसी ने मेरी फ़ेक प्रोफाइल बनाई और उन्होंने मेरे कॉन्टैक्ट्स को फ्रेंड्स की लिस्ट में डालना शुरू कर दिया और उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना शुरू कर दी, और साथ में उसका नाम रख दिया फ़ायज़ा दाऊद प्राइवेट, और उनको मैसेजेस भी मेरे फ्रेंड्स को ये किए कि क्योंकि मैं पब्लिक अकाउंट पे बात नहीं करना चाह रही, मैं एक प्राइवेट अकाउंट बनाना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरा एक ही था। अब उसमें ये हुआ कि मुझे किसी ने बताया, जिन 5-6 लोगों को रिक्वेस्ट की उसमें से एक ने मुझे बताया, वो भी कोई मेरे फॉलो करते थे प्रोग्राम, सपोजली कोई फ़ैन टाइप, उन्होंने बताया कि जी ये मिस फ़ायज़ा ये आपका अकाउंट है, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता आपका ये अकाउंट है। और मज़े की बात है, उन्होंने वो सबसे जो मैंने रीसेंट पिक्चर पोस्ट की थी उसी को डीपी पे लगाया हुआ था उन्होंने, सबसे रीसेंट, और उन्होंने सबसे पहले मैसेजेस उनको भेजे जिन मेरे फ्रेंड्स ने कमेंट किया उस इंस्टाग्राम पोस्ट के ऊपर। अब उन्होंने ये बना दी, जो स्टोरी बनाई उन्होंने कहा कि जी मैं तो प्राइवेट रखना चाह रही हूँ, तो बातें करना शुरू कर दी। उनमें से जो मेरे दोस्त थे 2-3 जिन्होंने, जो मेरी दोस्तें थी पुरानी स्कूल की, कॉलेज की, उन्होंने तो सवाल जवाब किए उस बंदे से, बंदी से इंस्टाग्राम के डायरेक्ट चैट में कि तुमने क्यों बनाया और क्या। एक से तो उसने कहा कि मैं बात नहीं कर सकती, मैं या कर सकता, मैं भी बिज़ी हूँ। 2-3 के सवालों के जवाब नहीं दिए। लेकिन कुछ लोगों ने उससे कॉन्वर्सेशन की और कुछ लोगों से उस बंदे या बंदी ने फ़ायज़ा दाऊद बन के कॉन्वर्सेशन की। मुझे जब ये अगले दिन पता चला, मैंने फ़ौरन मैंने सबको डीएम करना शुरू कर दिया इंस्टाग्राम में कि ये मेरी फ़ेक प्रोफाइल है, प्लीज़ रिपोर्ट, प्लीज़ रिपोर्ट। 1 घंटे के अंदर वो डिलीट हो गई। तो सवाल मेरा ये है कि अगर हमें पता चल जाए किसी ने हमारे नाम पे फ़ेक बनाई है प्रोफाइल हमारे नाम पे और हमें वो टारगेट करना चाह रहे हैं, तो क्या हमें कोशिश करनी चाहिए पहले पता लगाएं ये कौन है, क्योंकि रिपोर्ट करने से तो वो तो फ़ौरन डिलीट हो जाएगी। हाँ, उसमें ऐसा है कि ये अगर कंप्लेंट साइबर विंग को की जाए तो बंदा आइडेंटिफाई हो जाता है। सबसे पहले उसका लिंक सेव करना चाहिए, उसके स्क्रीनशॉट्स लेने चाहिए, और उसके बाद वो साइबर क्राइम विंग को कंप्लेंट कर दें। उसके बाद आप बेशक उसको रिमूव करवा दें, क्योंकि ये चीज़ें अगर सेव कर लेते हैं आप, उसके ज़रिए अगर प्रोफाइल डिलीट भी हो जाती है, आप फिर भी बंदा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, ये बताएगा आसिफ साहब कि जो रियासती इदारे हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत बहुत सारी बात हो जाती है, क्या रियासती इदारों पर कमेंट करना जो है ये भी किसी साइबर क्राइम के तहत आता है? जी, यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब गलत लिया जा रहा है। सोशल मीडिया पे तो ख़ास तौर पे अब लोगों को ये एक प्लेटफॉर्म मिल गया है कि जिस पे हम जो भी बात करें। रियासती इदारों के ख़िलाफ़ बात करना डेफिनेटली जुर्म है, और वो लोग पकड़े भी जाते हैं, लोग आइडेंटिफाई भी होते हैं। वो कोई भी सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हों, उनको ये बिल्कुल ख्याल करना चाहिए कि किसी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये चीज़ आम हो गई है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, किसी भी आप मज़हबी किसी भी आप कह लें कि सेक्ट से हों, आप मुसलमान होते हुए कोई अगर मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन के ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकते। यहाँ पे ये सेक्शन 11 है, हेट स्पीच, जिसकी 7 साल की सज़ा है साइबर क्राइम एक्ट के अंदर जो डिफ़ाइन की गई है। और रियासती इदारों के ख़िलाफ़ जो बात है वो क्रिटिसिज्म से कोई नहीं रोकता, यानी लेकिन किसी रियासती इदारे पे नाजायज़ क्रिटिसिज्म करना, उसको गाली देना, उसके ख़िलाफ़ बात करना जो कि नाजायज़ बात हो, वो डेफिनेटली क्राइम है, और उसको साइबर क्राइम विंग पकड़ता भी है ऐसे लोगों को। बहुत शुक्रिया आपका आसिफ साहब, बहुत सारे अहम सवालों का आपने बहुत तफसील के साथ जो है वो जवाब दिया है। उम्मीद है कि आप लोगों ने ज़रूर बहुत सारी अहम टेक्निकल बातें सीखी होंगी कि सोशल मीडिया को किस तरीके से आप
ज़िम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी भी एहतियात, अपनी फैमिली की एहतियात जो है वो कर सकते हैं। मेरे ख्याल से कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें वो ये है कि उन लोगों को आप दोस्त ना या फ्रेंड रिक्वेस्ट मत एक्सेप्ट करें या मत बनाएं जिनको आप जानते ही नहीं हैं। और इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि फ़ेक डीपी जो है इट इज़ अ क्राइम। फाइनेंशियल क्राइम से बचने के लिए अपनी डिटेल्स जो हैं वो कभी भी किसी को भी फ़ोन के ऊपर मैसेज पे मत दें, क्योंकि कोई भी इदारा इस तरह से आपकी तफसील नहीं मांगेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि अगर आप फ़ोन को बेचे बगैर आपका गुजारा है तो अपने पुराने फ़ोन को मत बेचें। अगर आपने बेचना है तो अच्छे तरीके से उसकी फैक्ट्री रीसेट कीजिए। फोकस विद फायज़ा में फ़िलहाल इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।